देखिए प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि निम्न को क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। मैंने आपको ये प्रश्न बताया था, समझ में आ गया? जिसमें मैंने आपको एक तरफ लिखा था स्तंभ ए स्तंभ ए, समझ में आ गया? जिसमें एक तरफ आ गया उच्च घनत्व का क्षेत्र, मध्यम घनत्व का क्षेत्र और एक तरफ आ गया निम्न घनत्व का क्षेत्र। आ गया बेटा? इसके अलावा अगला प्रश्न जो मैंने आपको बताया था वो ये था बेटा कि निम्न को ही क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। जिसमें एक तरफ तो था वृद्धि की दशा और एक तरफ था काल, समझ में आ गया? और वृद्धि की दशाओं में, समझ में आ गया? वृद्धि की दशाओं में मैंने आपको बताया था बेटा क्या, कि जैसे आ गया आपका स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल, ठीक है, दूसरा आ गया आपका निरंतर जनसंख्या वृद्धि का काल, तीसरा आ गया आपका तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल और चौथा आ गया आपका कौन सा, घटती जनसंख्या वृद्धि का काल। यहां तक आपने जो है नोटिस कर लिया होगा। बोलो किया कि नहीं किया बेटा? कर लिया होगा यहां तक आपने, है ना? इसके बाद जो है अपन अब आगे, तो मैंने कहा था बेटा आपको, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए बेटा, क्वेश्चन यहां से मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है ना? लिखिए बेटा, जन घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? जन घनत्व के आधार पर भारत को, या कहें तो बेटा भारत की जनसंख्या को, ठीक है ना? एक ही बात है, समझ में आ गया बेटा? भारत को या भारत की, मैं लिख देता हूं आपको पूरा, भारत को या भारत की, याद रखना बेटा, काई को, जनसंख्या को कितने वर्गों में, कितने वर्गों में, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, स्पष्ट करें। विभाजित किया गया है, क्या करें बेटा? स्पष्ट करें, ठीक है? स्पष्ट करें। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं एक बार तो वैसे ही, कि जब बात आ जाती है बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं ना, कि जब बात आ जाती है बेटा जनघनत्व के आधार पर भारत को बांटने की या भारत की जनसंख्या को बांटने की, है ना? तो जनघनत्व के आधार पर याद रखना बेटा, भारत को या भारत की जनसंख्या को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। देखना बेटा, भारत के अंदर, हमारे भारत देश के अंतर्गत एक क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां जनघनत्व 200 से कम पाया जाता है, पहला, समझ में आ गया? एक भारत के अंतर्गत भी क्षेत्र भी पाए जाते हैं जहां जनघनत्व 200 से 400 के मध्य में पाया जाता है, बन गया? इसके बाद में तीसरा निकालिए, भारत के अंदर ऐसे भी क्षेत्र पाए जाते हैं, समझ में आ गया, जहां जनघनत्व जो है 400 से कितने के मध्य में पाया जाता है बेटा? 800 के मध्य में पाया जाता है, समझ में आ गया? और जब चौथे वर्ग की बात करें, समझ में आ गया, तो याद रखना बेटा, भारत में ऐसे भी क्षेत्र पाए जाते हैं, ऐसे भी राज्य पाए जाते हैं, ऐसे भी प्रदेश पाए जाते हैं जहां जनघनत्व जो है, याद रखना बेटा, कितने से अधिक, 800 से अधिक, समझ में आ गया, पाया जाता है, समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब यह है, याद रखना बेटा, जनघनत्व के आधार पर, किसके आधार पर? जनघनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या को, याद रखना, याद लिख देना बेटा आप सबसे पहले, मुख्यतः आप पूरी भाषा शैली बना लिया ना बेटा, है ना? आप पूरी भाषा शैली को बना लेना। क्या बनाओगे? कि जनघनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या को मुख्यतः कितने वर्गों में, मुख्यतः मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सीधा ही लिख देना बेटा, मुख्यतः 4 वर्गों में। कितने वर्गों में बेटा? मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। मैं लिख देता हूँ आपको आंसर, है ना? बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको यहाँ समझाते हुए चल रहा हूँ बेटा ब्लैक बोर्ड पे, है ना? आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न का आंसर, है ना? तो जनघनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या को, समझ में आ गया, 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? चारों के नाम लिखना बेटा, इधर देखना। पहला ए, 200 से कम जनघनत्व, 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, बन गया पहला। इसके बाद में बी पॉइंट, आगे बढ़िए, 200 से 400 के मध्य में घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा ये बन गया, है ना? घनत्व वाले क्षेत्र। सी यहाँ निकाल रहा हूँ मैं आपको, है ना? सी में निकालिए, 400 से आगे बढ़ जाओ यहाँ से, है ना? 400 से आगे, ठीक है ना? 400 से 800 के मध्य में जनघनत्व वाले क्षेत्र, जनघनत्व वाले क्षेत्र। एक और बचेगा हमारे पास में, चौथा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, डी, है ना? देखिएगा बेटा, डी क्या आएगा, चौथा वाला, है ना? 800 से अधिक, 800 से अधिक, 800 से अधिक घनत्व वाली, 800 से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र। देखिए बेटा, ये
याद रखना घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। याद रखना बेटा भारत की जनसंख्या को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है बेटा? 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग आप उतार लेना बेटा, मैंने यहाँ लिख दिया आपको, है ना। उतारना कौन कौन से हैं? 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्र आ गया। इसके बाद में आगे चलते हैं तो कौन सा बन जाएगा बेटा? 200 से 400 के मध्य में घनत्व वाले क्षेत्र। उसके बाद में आ जाएगा बेटा 400 से 800 के मध्य में घनत्व वाले क्षेत्र। और चौथा बनेगा बेटा हमारा 800 से अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। देखिए बेटा 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में आपको क्या लिखना है? एक पंक्ति ऐड करना है, लिखना इसके अंतर्गत वे क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र, समझ में आ गया? क्या किए जाते हैं बेटा? सम्मिलित किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं जहाँ जन घनत्व, जहाँ क्या बेटा? जहाँ जन घनत्व कितने से कम? 200 से कम। समझ में आ गया? कितने से कम बेटा? 200 से कम पाया जाता है, 200 से कम पाया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक उतारना आप। अच्छा, जो 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में मैंने पंक्ति बनाई है, क्या बनाई है? कि इसके अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। समझ में आ गया? तो यही लैंग्वेज आपको इन तीनों में भी बना देनी है। समझ में आ गया? इन तीनों में भी बना देनी है। किस किस में बना देनी है? 200 से 400 वाले के मध्य में भी, 400 से 800 वाले में भी, इसके अलावा 800 से अधिक वाले में भी। समझ में आ गया? पंक्ति वही बनेगी कि इनके अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व। समझ में आ गया? तो 200 से 400 की बात करेंगे तो क्या कर देंगे? जहां जनघनत्व जो है कितने से कितने के मध्य में पाया जाता है बेटा? 200 से 400 के मध्य में पाया जाता है। ऐसे वहां बना लेना। इकाई के लिए 400 से 800 वाले के लिए क्या बनाओगे? कि इसके अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व कितना बेटा? 400 से 800 के मध्य में पाया जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके लिए बना लेना, क्या बनाओगे? कि इसके अंतर्गत वे क्षेत्र क्या बेटा? सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व जो है, याद रखना बेटा कितना? 800 से अधिक जो है क्या पाया जाता है। बात समझ में आ गई? मेन तो यह है कि इनके अंदर उदाहरण कौन कौन से राज्य आएंगे वो हमें बिल्कुल माइंड में याद रखना है। समझ में आ गया? देखिए बेटा चलते आ गया ना। तो 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्र है ना, इसके अंदर देखना बेटा पहला मैं यहां लिख देता हूं आपको ना उदाहरण में, जैसे करके आप लिख देना इसी में, है ना। जैसे आ गया बेटा अरुणाचल प्रदेश। क्या आ गया बेटा? अरुणाचल प्रदेश, जहां आंकड़ा मैंने आपको बता ही दिया बेटा, है ना। कितना आ जाएगा? 17 व्यक्ति लिख देना आप, मैं जैसा लिख रहा हूँ जैसे, है ना। और आपने पढ़ रखा होगा, पहले ही पढ़ रखा है कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश कितना आ जाएगा? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा बेटा। इसके बाद में एक और उदाहरण लिख देना यहाँ पे, है ना। किसका लिख देना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका लिख देना बेटा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है क्या है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का याद रखना बेटा घनत्व लिख देना कितना है? 46 व्यक्ति, मैं आंकड़ा लिख रहा हूँ केवल, है ना। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में याद रखना बेटा कौन कौन से उदाहरण मैंने आपको यहाँ ऐड कर दिए हैं, लिख दिए हैं। एक तो आगे बेटा अरुणाचल प्रदेश, कितना आ गया? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना आ गया? लिख दिया मैंने आपको यहाँ बेटा 46 व्यक्ति। कितना आ गया? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। अगर आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको तुरंत याद आएगी। समझ में आ गया? क्या सुनना बेटा, है ना। कि मैं बात करूँ अब थोड़ी देर अगर राजस्थान की भी, है ना बेटा, राजस्थान की भी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंतर्गत भी याद रखना बेटा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर, जहां कितना है बेटा? 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया? और राजस्थान के अंदर ही अगर मैं यूं कहूं कि सबसे कम जनघनत्व वाला क्या बेटा जिला, समझ में आ गया? तो थार के रेगिस्तान में, जहां कहीं तो याद रखना पूरे भारत का जो है महान मरुस्थल पाया जाता है। समझ में आ गया? कौन सा? थार का मरुस्थल। और इसी थार के मरुस्थल में राजस्थान का एक जिला निकल के आता है, कौन सा? जैसलमेर। कौन सा आता है बेटा? जैसलमेर। समझ में आ गया? जैसलमेर में जहां मात्र याद रखना बेटा कितना? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या पाया जाता है बेटा? जनघनत्व पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेत के टीले ही टीले पाए जाते हैं। समझ में आ गया? उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है, स्थानांतरित बालुका के टीले पाए जाते हैं, है ना। बालुका के बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान कभी कभी, है ना बेटा, कितने डिग्री सेल्सियस से? 50 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाता है? ऊपर पहुंच जाता है ना, थार के रेगिस्तान में।
स्थानीय भाषा में यहाँ जो चलती हैं प्रचंड पवनी चलती हैं, है ना। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि स्थानीय भाषा में यहाँ चलने वाली जो पवनी होती हैं उन्हें काई के नाम से जाना जाता है, लू के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब 200 से कम वाले क्षेत्रों में आपको ये लिख देना है। कौन कौन से? एक तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ जनघनत्व मात्र कितना है बेटा 17 व्यक्ति आ गया। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ जनघनत्व मात्र कितना है 46 व्यक्ति। और आप देख पा रहे होंगे बेटा 200 से कम ही आ रहा है ना। तो इनको हमने किस में रख दिया? 200 से कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में। आ गया बेटा, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखना बेटा कि 200 से 400 के मध्य में घनत्व वाले क्षेत्र आ रहा है। लैंग्वेज वही बना देना, क्या बनाओगे कि इनके अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहां क्या बेटा जनघनत्व कितना, बोलिए कितना, 200 से 400 के मध्य में पाया जाता है। ऊपर बढ़ना है अपने, है ना। 200 से कम, 200 से 400, 400 से 800, 800 से अधिक, ऐसे चलना है। मैं समझ में आ गया? बढ़ते हुए क्रम में चलना है। मैं समझ में आ गया? तो बढ़िया आगे बेटा, है ना। 200 से 400 के मध्य में याद रखना बेटा, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र क्या बेटा सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व याद रखना बेटा कितने से कितने के मध्य में पाया जाता है, 200 से 400 के मध्य में पाया जाता है। ये चीज आपको खुद ऑटोमेटिकली यहां सामने ऐड करनी है। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? चलो आगे, आप सीधा कैच करना उदाहरण। समझ में आ गया? सीधा इसके अंदर आपको जो मैं बोल रहा हूं वो तो है उदाहरण, लेकिन आपको तो पूरी लैंग्वेज लिखनी है। बात समझ में आ गई? तो मैं उदाहरण लिख रहा हूं, है ना, कि 200 से कम वाले क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं लगभग, है ना। तो देखिए बेटा यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ मैं सीधा ना, और उदाहरण में आ जाएगा बेटा आपका राजस्थान। क्या आ गया बेटा? राजस्थान। और राजस्थान का निकालें तो याद रखना बेटा 201। कितना आ गया? 201 निकाल दिया। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? इसके बाद में राजस्थान के बाद में मैं यहाँ कॉमा लगाते हुए आगे भी लिख रहा हूँ बेटा मध्य प्रदेश। क्या लिख रहा हूँ बेटा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में लिख देना बेटा 236। कितना लिख देना? 236। ये आ गया मध्य प्रदेश का। ठीक है, दो उदाहरण बहुत हैं, काफी हैं। समझ में आ गया? तो 200 से 400 के मध्य में याद रखना बेटा जनघनत्व वाले जो क्षेत्र हैं उसमें मुख्यतः राजस्थान। समझ में आ गया? 200 से कितने के मध्य में? 400 वालों के मध्य में। समझ में आ गया? तो राजस्थान का कितना है? 201 आ गया। 201 राजस्थान आ गया इसके अंदर। इसके अलावा मध्य प्रदेश का कितना है? 236। तो इसका मतलब ये दोनों राज्य हम जो हमने बेटा कहाँ पे लिख दिए हैं, जहां जनघनत्व जो है कितने से कितने के मध्य में पाया जाता है, 200 से 400 के मध्य में पाया जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? इसके बाद में तीसरा चलेंगे बेटा अपन, है ना। तीसरा आ गया बेटा आपका 400 से 800 के मध्य में जनघनत्व वाले क्षेत्र आ गया बेटा। तो याद रखना लैंग्वेज आपको वही बनानी है। क्या बनानी है? क्या बनाओगे? लैंग्वेज वही बनानी है कि इसके अंतर्गत भारत के अंदर याद रखना बेटा वो क्षेत्र जो है सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व जो है बेटा कितने से कितने के मध्य में, 400 से 800 के मध्य में जो है पाया जाता है ना बेटा। निकाल देना, ऐसे लैंग्वेज बनानी है हमें ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा आपको यहाँ केरल। क्या लिख रहा हूँ बेटा? केरल आ गया। केरल का निकाल देना कितना है? 859। कितना है बेटा? 859। इसके अलावा आगे निकाल रहा हूँ मैं आपको ना, केरल केरल चला गया 800 से अधिक वाले में, है ना। लेकिन हमें 400 से 800 के मध्य की बात करनी है ना बेटा। माय मिस्टेक, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से सुधार रहा हूँ, है ना बेटा। तो क्या करना है हमें? 400 से 800 के मध्य में घनत्व वाले क्षेत्र निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ निकालना बेटा आप आ जाएगा आपका, सबसे पहले निकालेंगे अपन तमिलनाडु। क्या निकालेंगे बेटा? तमिलनाडु का निकाल देना, आंकड़ा भी लिख देना 555। ठीक है बेटा। 400 से 800 के मध्य में जनघनत्व वाले भारत के जो क्षेत्र हैं, तो याद रखना इसमें आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु का आंकड़ा लिख लेना बेटा, कितना जाएगा? 555। इसके बाद में कॉमा लगा के मैं आपको यहाँ एक और राज्य आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा, झारखंड। कौन सा बढ़ा रहा हूँ बेटा? झारखंड। ठीक है, और झारखंड का भी आंकड़ा लिख देना बेटा 414, 414 यानी कि 414 आ गया। तो बेटा यहाँ 400 से 800 के मध्य में घनत्व वाले क्षेत्रों में मैंने आपको दो राज्य फिर दोबारा से लिख दिए हैं। कौन कौन से लिख दिए हैं? तमिलनाडु 555, इसके अलावा झारखंड कितना आ गया? 414 आ गया। अब हमारे पास में बचा बेटा एक और। समझ में आ गया कि भारत के अंदर वे क्षेत्र जहां जनघनत्व जो है कितने से अधिक पाया जाता है बेटा? 800 से अधिक पाया जाता है। समझ में आ गया। और 800 से अधिक वाले जो आपके बेटा घनत्व वाले क्षेत्र हैं वहां आपको क्या ऐड करना है, लिखना बेटा ना, जैसे में लिखना बेटा आ जाएगा आपका यहाँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बिहार, है ना, और बिहार में लिख देना आप 1102। कितना लिख देना? 1102। कॉमा लगाते चलना आ गया ना। पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में लिख देना बेटा 1029। कितना लिख देना? 1029। कॉमा लगाना आगे। ठीक है बेटा। दिल्ली क्या जाएगा? दिल्ली, और दिल्ली में लिखना बेटा 11,297। फिर बढ़ाइए आगे, है ना,
मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, चंडीगढ़, क्या आ गया बेटा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लिखना बेटा बिणमे वामन, कितना लिखना, 9252, यानी कि बिणमे वामन लिख दिया, कोई दिक्कत बेटा। इसके बाद में फिर आगे बढ़ाइए, कॉमा लगा के मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बढ़ाइए बेटा, आ जाएगा केरल, क्या आ जाएगा, केरल। जो मैं पहले कह रहा था ना, केरल यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो केरल में कितना है बेटा, 859, कितना है बेटा, 859, 59, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख रहा हूँ, देखना बेटा ना, केरल के बाद, किसके बाद, केरल के बाद। और केरल के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा उत्तर प्रदेश, क्या लिख रहा हूँ बेटा आपको, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लिख देना 829, कितना लिख देना, 829 आदि हैं। ये लो साहब, यहाँ तक उतार लीजिए बेटा आप। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, है ना। प्रश्न हमारा ये था कि घनत्व के आधार पर भारत को या भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया बेटा, 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व जो है कितने से कम, एक तो आ जाएगा 200 से कम, समझ में आ गया, जहां जनघनत्व जो है 200 से कम पाया जाता है। दूसरा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 से 400 के मध्य में घनत्व वाले क्षेत्र बन गया। उसके बाद तीसरा बनाइए आगे, 400 से 800 के मध्य में घनत्व वाली क्षेत्र बन गया। और सबसे टॉप जो चौथा आपका रह गया है ना, चौथा वर्ग आ जाएगा। तो चौथे वर्ग का नाम क्या बन जाएगा कि 800 से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र। समझ में आ गया। लैंग्वेज आपको क्या बनानी है कि 200 से कम वाले घनत्व वाले क्षेत्र की लैंग्वेज आपको क्या बनानी है, कैसे लिखना है इसको आपको, है ना, प्रदर्शित कैसे करना है आपको। तो क्या करोगे कि इसके अंतर्गत बना दोगे ना लैंग्वेज, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र क्या किए जाते हैं बेटा, सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व जो है कितने से कम, 200 से कम पाया जाता है। आ गया। ऐसे ही बनाना किसका बेटा, 200 से 400 वाले का। कैसे बनाओगे कि इसके अंतर्गत वे क्षेत्र जो है सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनघनत्व जो है कितना बेटा, 200 से 400 के मध्य में पाया जाता है। बताती मैंने आपको, है ना। अगला बनाइए, भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व जो है बेटा कितने से कितने के मध्य में, 400 से 800 के मध्य में पाया जाता है। बन गया। तो उनको कहां सम्मिलित किया जाएगा, 400 से 800 के मध्य में जो घनत्व वाले क्षेत्र हैं वहां सम्मिलित किया जाएगा। और एक और बच्चा हमारे पास में कौन सा, कि भारत के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व जो है बेटा कितने से अधिक, 800 से अधिक पाया जाता है, उन्हें याद रखने बेटा कहां सम्मिलित किया जाता है, यहां सम्मिलित किया जाता है। कौन से वाले में, 800 से अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है बेटा, सम्मिलित किया जाता है। अब बात आती है एग्जाम्पलों की। बात सुनना बेटा, आपकी बात किसकी आती है, एग्जाम्पलों की। तो एग्जाम्पलों में सबसे पहला निकालना है ना, सबसे पहला हमने जो वर्ग निकाला था, वर्गीकरण किया था जनघनत्व के आधार पे भारत की जनसंख्या को, तो कौन सा आया था पहला, 200 से कम घनत्व वाले क्षेत्र। इसमें सीधा सीधा निकाल देना आप। एक तो आ जाएगा बेटा अरुणाचल प्रदेश, जहां का जनघनत्व मात्र कितना है, अरुणाचल प्रदेश जहां का जनघनत्व मात्र कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अगला निकालिए, अगला जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा जाएगा बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जहां का जनघनत्व मात्र कितना है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहला क्लियर हो गया, हो गया। दूसरा चलते हैं, दूसरे में क्या आएगा आपका, ध्यान देना बेटा ना। दूसरा आपका बनेगा बेटा आपका 200 से 400 वाला। कौन सा बनेगा, 200 से 400 के मध्य पाए जाने वाले घनत्व के क्षेत्र बन गया। तो इसमें निकालना उदाहरण आपके कौन कौन से आएंगे। एक तो स्वयं हमारा कौन सा आ गया, राजस्थान। कौन सा आ गया बेटा, राजस्थान, जहां का जनघनत्व कितना है, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसी राजस्थान का जनघनत्व 2001 की जनगणना में कितना था, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में जो है बता चुका हूं। समझ में आ गया। लेकिन 201 याद रखना है आपको, कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। बात समझ में आ गई बेटा। तो इसके अलावा 200 से 400 के मध्य में राजस्थान के अलावा एक और कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। कितना है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा आगे चलते हैं, 400 से 800 के मध्य में जो घनत्व वाले क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। समझ में आ गया, लिख देना आप। आ जाएगा बेटा, एक तो आ जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु। कितना जाएगा, 555 आ गया। इसके बाद में इसके पास में एक और राज्य निकाल देना, झारखंड, जहां जाएगा 414 आ गया बेटा। ये दोनों एग्जाम्पल उतार देना आप कहां, तीसरे वाले में। कौन से वाले में, 400 से 800 के मध्य में जहां क्या पाया जाता है, जनघनत्व पाया जाता है। आ गया। अब बच्चा हमारे पास में एक और बेटा कौन सा, 800 से अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र आ रहा है बेटा। तो 800 से अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में देखना बेटा, आपने पढ़ा है बिहार। आ गया। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, जहां कितना है, आंकड़ा जरूर याद रखना है आपको। समझ में आ गया, कितना आएगा, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बोलो आया कि नहीं आया, आ गया। इसके बाद में दूसरा निकालें तो पश्चिम बंगाल, जिसका तुरंत दूसरा स्थान आता है किसके बाद, किसके बाद, बिहार के बाद। समझ में आ गया। अच्छा बेटा, तो पश्चिम बंगाल में आंकड़ा निकालो कितना है, 1029।
केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 800 से अधिक ही निकल रहा है सभी का लगभग, है ना। इसके बाद में आगे निकालें तो बन जाता है बेटा आपका चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। कितना आ जाएगा 92। मैंने आपको आंकड़े सबके लिख दिए हैं, बारी बारी से आप सभी उतार लेना, है ना, गड़बड़ी मत करना। किसका मैंने घनत्व कितना बताया है उतना ही आप उतार के चलना, समझ में आ गया। तो चंडीगढ़ तक आपने उतार लिया होगा 92। आगे बेटा इसके बाद में मैंने आपको और भी राज्य ऐड किए हैं, जैसे आ गया भारत का राज्य यहाँ, ये आ गया बेटा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा आ गया उत्तर प्रदेश, जिसका जनघनत्व कितना लिखा है मैंने आपको 829। कितना लिखा है 829। इसके अलावा एक और राज्य उठाया मैंने यहाँ से, है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ, ये वाला राज्य है बेटा केरल। कौन सा है केरल, जहां भी जनघनत्व जो है 800 से अधिक पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है बेटा 859 लिख दिया मैंने आपको, है ना, कोई दिक्कत यहां तक। तो याद रखना बेटा जनघनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या को मुख्यतः याद रखना बेटा कितने भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है बेटा 4 वर्गों में बांटा गया है। उतार लेना और घर पे पढ़ते रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, समझ में आ गया। वीडियो आपको लगे कि सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहा हूँ बेटा तन मन धन से मैं आपके लिए समर्पित हूँ, समझ में आ गया। आपको बहुत मेहनत करनी है, आप बोर्ड के विद्यार्थी हो, आपको बिल्कुल भी कोई भी कमी आपको लेकर साथ में नहीं चलनी है, समझ में आ गया। इसलिए आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है। देखो बेटा मैं क्या कह रहा था आपको कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बाई कमेंट इनबॉक्स में जा करके टाइप करें और मैसेज सेंड करें, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। तो जितना हो सकेगा बेटा मैं आपको भी टाइप करके उसी प्रश्न का आंसर जो है समझ में आ गया आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई दिक्कत बेटा, चलते हैं आगे, है ना बेटा, आगे बढ़ाते हैं। तो आप प्रश्न नोट करना एक, है ना, मैं जब तक ब्लैक बोर्ड साफ कर लेता हूँ यहाँ से अगले प्रश्न के लिए, है ना बेटा। तो आप प्रश्न ऐड करना बेटा कि जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं, आप ऐड कर लो। तब तक मैं क्लियर कर देता हूँ ब्लैक बोर्ड को, समझ में आ गया। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए कि जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं, समझ में आ गया। ये प्रश्न आप ऐड करें, तब तक जो है मैं यहाँ से आपको लिख देता हूँ एक बार और, है ना, ब्लैक बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ एक बार, है ना बेटा। आप लिख लीजिए तब तक प्रश्न को, दोबारा बोल रहा हूँ सुन लेना बेटा कि जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं, है ना। बात सुनना बेटा कि जनसंख्या की वृद्धि के अगर मैं यूँ कहूँ 2 रूप कौन कौन से हैं, तो ये प्रश्न अलग है, इसको तो मैंने आपको समझा दिया पहले ही, है ना, कि जनसंख्या की वृद्धि के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो 2 रूप का मतलब एक तो बनती है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और एक जनसंख्या की बनती है बेटा ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है, पिछली वीडियो आप अगर देख रहे हैं, समझ में आ गया, कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, तो आपको आंसर सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। बोलो बेटा कोई दिक्कत है नहीं है। एक तो जनसंख्या की कौन सी बनी धनात्मक वृद्धि और एक जनसंख्या की कौन सी बनी ऋणात्मक वृद्धि। बात समझ में आ गया। चले आगे। तो यहाँ प्रश्न चेंज है, क्या चेंज है कि जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं। बना लिए प्रश्न, तो देखना बेटा, है ना, जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक, जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बताइए। जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं। 2 रूपों की बात नहीं कर रहा हूं, 2 रूप तो हो गए, समझ में आ गया, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। बता दिया मैंने आपको, है ना, जहां भी बात आती है जन्म दर की और काय की मृत्यु दर की, बता दिया मैंने आपको पहले, है ना। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं, घटक पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, एक बार तो आपको नॉर्मली मैं यहाँ वैसे ही निकाल के बता देता हूँ। एक तो जनसंख्या की बनेगी बेटा, जनसंख्या की वृद्धि के जब 2 घटकों की बात करेंगे अपन, तो एक तो बनेगा प्राकृतिक वृद्धि। क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा प्राकृतिक वृद्धि। अच्छा जी, दूसरा निकालिए अभिप्रेरित। क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा अभिप्रेरित वृद्धि। कौन सा बनेगा बेटा, अभिप्रेरित वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, इसको क्लियर करते हैं अपन। अब समझ में आ गया, निकालो प्राकृतिक वृद्धि। कौन सी निकालनी है बेटा हमें, प्राकृतिक वृद्धि। तो इसको हमें कैसे निकालना होता है, कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आ गया। निकालिए अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर, अशोधित
जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर, मृत्यु दर के अंतर को ही, समझ में आ गया, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर को ही, के अंतर को ही लिख देना बेटा प्राकृतिक वृद्धि। कौन सी वृद्धि? प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। कौन सी वृद्धि कहा जाता है बेटा? प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। ऐड करो बेटा ये, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि के कितने घटक हो गए? 2। कितने हो गए बेटा? 2। एक तो प्राकृतिक वृद्धि, जिसकी परिभाषा मैंने आपको क्या बना दी कि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर को ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। बन गया। अब निकालेंगे बेटा अपन जनसंख्या की वृद्धि का जो दूसरा वाला घटक है, कौन सा? अभिप्रेरित वृद्धि। समझ में आ गया? कौन सी वृद्धि? अभिप्रेरित वृद्धि। इसको कैसे निकालेंगे? बी पॉइंट उतारो इसको, है ना बेटा। कौन सा वाला? अभिप्रेरित वृद्धि। मैं निकाल रहा हूं आपको यहां पे, ना, अभिप्रेरित वृद्धि। यहां इसकी भी परिभाषा निकालनी है। निकालिए, कैसे निकालना है? एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र के लोगों की अंतर्वर्ती एवं बहिर्वर्ती, याद रखना बेटा कौन सा? बहिर्वर्ती, है ना। एक विशिष्ट क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती। समझ में आ गया? संचलन की, आगे निकालो परिभाषा को, संचलन की कुल मात्रा, संचलन की कुल मात्रा द्वारा निकाल देना बेटा कौन सी वृद्धि ज्ञात की जाती है? अभिप्रेरित वृद्धि। अभिप्रेरित वृद्धि ज्ञात की जाती है। अभिप्रेरित वृद्धि जो है क्या की जाती है? ज्ञात की जाती है। उतारिए बेटा यहाँ तक, है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ, तब तक आप उतारते रहना। समझ में आ गया? तो जनसंख्या की वृद्धि के बेटा कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। समझ में आ गया? और जब जनसंख्या की वृद्धि के 2 घटकों की बात करते हैं तो याद रखना पहला बन जाता है बेटा प्राकृतिक वृद्धि। कौन सा बन जाता है? प्राकृतिक वृद्धि। और प्राकृतिक वृद्धि की परिभाषा हमने कैसे निकाली कि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अपना मैसेज छोड़ा करो, मैं रिप्लाई देने के लिए आपको यहाँ बैठा हुआ हूँ। समझ में आ गया? थोड़ा मतलब दिक्कतें तो आती हैं, हल्की सी कोई दिक्कत आती होगी, लेकिन ऑफलाइन होते तो आपकी समस्याओं का निराकरण यहाँ और भी अच्छा होता। समझ में आ गया? और जल्द ही उम्मीद है बेटा आपकी जो है स्कूल ओपन होंगे और होनी पड़ेंगे बेटा, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रमोट होते ही चले जाएंगे हम, ठीक है। तो आना पड़ेगा और आपकी बात शायद हो सकता है बेटा आपको बोर्ड के एग्जाम देने होंगे। समझ में आ गया? जल्द ही खुलेंगे, लेकिन फिर भी आप, है ना, कोविड के नियमों का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें। समझ में आ गया? कोई ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही बाजार या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, अन्यथा अपने घर रहें बेटा, सेफ रहें। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। तो प्राकृतिक वृद्धि मैंने आपको बता दिया, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। ये उतार लिया होगा आपने। दूसरी निकालते हैं ना, तो जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा घटक जो हमने निकाला बेटा वो बना क्या? अभिप्रेरित वृद्धि। क्या बना? अभिप्रेरित वृद्धि। तो अभिप्रेरित वृद्धि को हमने कैसे निकाला कि एक विशिष्ट क्षेत्र में, समझ में आ गया, एक विशिष्ट क्षेत्र में लोगों की अंतर्वर्ती, निकाल दिया बनाना, अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती, एक विशिष्ट क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की कुल मात्रा द्वारा, याद रखना बेटा, जनसंख्या की कौन सी वृद्धि ज्ञात की जाती है? जनसंख्या की, निकाल देना बेटा, कौन सी वृद्धि ज्ञात की जाती है? जनसंख्या की अभिप्रेरित वृद्धि जो है ज्ञात की जाती है। चलें आगे, मैं ये मिटा रहा हूँ बेटा, है ना। आप अगला प्रश्न ऐड करना है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना, क्या ऐड करना, लिखना कि प्रायद्वीपीय भारत के ऐसे 2 राज्य, प्रायद्वीपीय भारत के ऐसे 2 राज्य, लिखना प्रश्न क्या बोल रहा हूँ ना, प्रायद्वीपीय भारत के ऐसे 2 राज्य जहां सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, या प्रायद्वीपीय भारत के, ऐसे लिख देना मैं जैसे आप बोल रहा हूँ ना, प्रायद्वीपीय भारत की लिखो ना बेटा, प्रायद्वीपीय भारत के 2 सर्वाधिक
दो सर्वाधिक, है ना, दो सर्वाधिक जनघनत्व, दो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, दो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य बताइए। छोटा सा प्रश्न है, चलते चलते हमें इसको भी देख लेना है। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, क्या प्रश्न बना दिया? प्रायद्वीपीय भारत के दो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य। देखना बेटा ना, पूरा मैप तो मैं आपको नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा सा बनाया दक्षिण भारत के लिए, है ना। तो दक्षिण भारत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि भारत के बीचों बीच होकर के, याद रखना बेटा, कौन सी डिग्री? 23.5 डिग्री। समझ में आ गया? 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है, याद रखना बेटा, भारत के बीचों बीच होकर के निकलती है, जो कि मैंने आपको कई बार बता दिया है। भारत को लगभग कितने भागों में बांट देती है बेटा? 2 भागों में बांट देती है। समझ में आ गया? भारत को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में बांट देती है। उत्तरी, इस रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी भारत, और इस रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिण भारत, जिसको याद रखना बेटा क्या भी कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, दक्षिण भारत कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आ गया? अच्छा जी, तो हमारा प्रश्न क्या है बेटा कि प्रायद्वीपीय भारत के 2 सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य। इधर देखो बेटा, ये वाला तट तो कहलाता है आपका पश्चिमी तट, है ना। ये वाला तट कह दो या घाट कह दो, बात एक ही है ना। तो क्या कह दिया? पश्चिमी तट या घाट आ गया। इधर भारत की दिशा वैसे कौन सी होती है? पूर्व होती है, तो इसलिए याद रखना ये कौन सा घाट बन जाएगा? पूर्वी तट। कौन सा बन जाएगा? पूर्वी तट या पूर्वी घाट। समझ में आ गया? भारत के इधर मानचित्र में नीचे निकालें तो दिशा कौन सी हो जाती है? दक्षिण। कौन सी हो जाती है बेटा? दक्षिण। और भारत के इधर शीर्ष की ओर बात करें, ऊपर की ओर की बात करें तो उत्तर दिशा आ जाता है। तो ऊपर भारत के मानचित्र में अपन दिशा निकालेंगे तो उत्तर, इधर पूर्व। समझ में आ गया? इधर पूर्व, और इधर निकालेंगे तो पश्चिम। समझ में आ गया? और इधर बिल्कुल नीचे जस्ट जो है क्या हो जाएगा? दक्षिण आ जाएगा। अच्छा जी, तो भारत के 2 राज्य, इधर देखना, पश्चिमी तट के किनारे यहाँ नीचे से ही रखना, छोटा सा राज्य है, निकाल दिया मैंने आपको यहाँ ना, ये छोटा सा राज्य है केरल। निकाल देना इसको ना, कौन सा आगे बेटा? केरल। ठीक है भाई। तो प्रायद्वीपीय भारत के 2 सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, एक तो आ गया केरल। कौन सा आ गया बेटा? केरल। केरल में कितना है? आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बोला आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, है ना, प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा, एक तो निकाल लिया हमने, कौन सा आ गया? केरल। आंकड़ा कितना निकाल दिया? 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा निकाल रहा हूँ बेटा, है ना, दूसरा निकालिए, है ना। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा राज्य केरल के जस्ट पास यहाँ, है ना, लेकिन कौन से तट के किनारे से निकाल रहे हैं? पूर्वी तट के किनारे से निकाल रहे हैं। देखो ये हो गया, इधर तो ये तो हो गया केरल, और जो आपको यहाँ देखना बेटा, ये पीली प्रिंटिंग्स में आपको जो नजर आ रहा है राज्य आ रहा है, इधर जो जहाँ मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान से दिखे थोड़ा ना, ये वाला राज्य इधर से, है ना, तो इधर से ये निकल के आ जाता है आपका तमिलनाडु। कौन सा आ जाता है बेटा? तमिलनाडु आ गया। और तमिलनाडु का जनघनत्व लिख देना बेटा, कितना है? 555। कितना है? 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब इस वाले प्रश्न का हमारा आंसर क्लियर हो गया। क्या हो गया? कि प्रायद्वीपीय भारत के 2 सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य। समझ में आ गया? प्रायद्वीपीय भारत के 2 सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य बराबर एक तो आ जाएगा केरल, निकाल दिया, कितना आ जाएगा? 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चाहे आंकड़ा कितना भी निकल के आवे, ये मत सोचना कि सर ये तो ये हो गया, कि यानी कि कितना हो गया कि 800 से भी कम हो गया। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? 2 सर्वाधिक पूछ रहा है, और जो जितना है सर्वाधिक के मामले में वो उतना ही लिख देना है हमें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा? तो क्या निकाला हमने कि 2 प्रायद्वीपीय भारत के 2 सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों की बात करें तो एक तरफ आ जाता है बेटा आपका केरल। क्या जाता है? केरल, जहां 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या पाया जाता है? जनघनत्व पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें प्रायद्वीपीय भारत के दूसरे सर्वाधिक वाले राज्य की, समझ में आ गया? वहां निकलेगा बेटा आपका क्या? तमिलनाडु। क्या निकलेगा? तमिलनाडु, जहां की जनघनत्व कितना पाया जाता है बेटा? 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है क्या पाया जाता है? जनघनत्व पाया जाता है। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन बनाना, क्या बनाना है? मैं डाल दूं उसको तो ना बेटा, चलते आगे ना। लिखना, अगर महिला साक्षरता प्रतिशत, लिखो मैं बोल रहा हूं ना, अगर महिला साक्षरता प्रतिशत, कल्पना वाला प्रश्न है ना, यदि महिला साक्षरता प्रतिशत, है ना, अगर महिला साक्षरता प्रतिशत कैसा हो जाए? लिख देना
100% हो जाए। कैसा हो जाए? 100% हो जाए, है ना। यानी कि महिला साक्षरता परसेंट कैसा हो जाए? 100% हो जाए। समझ में आ गया? तो महिला साक्षरता प्रतिशत अगर कितना हो जाए? 100% हो जाए, है ना। 100% हो जाए तो आगे बढ़ाओ प्रश्न को। तो जनसंख्या की वृद्धि पर क्या प्रभाव, जनसंख्या की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। अब आप बताइए, अब आप वीडियो देख रहे हैं, हालांकि मैं इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा, कमेंट के जरिए बताइए आप। चलो बताओ, मैं आज ये भी देखना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर अपनी मनोशैली से क्या दे सकते हो। यदि महिला साक्षरता प्रतिशत 100 के मतलब कहें तो फुल बटा फुल हो जाता है ना, कि 100% हो गया, महिलाओं का साक्षरता परसेंट कितना हो गया? 100% हो गया, तो याद रखना बेटा जनसंख्या की वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। अब बताइए, सोच करके बताइए, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ आपको, कमेंट के जरिए देना आप। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट के बेटा, कितना आप बताते हो, क्या बताते हो इस प्रश्न का आंसर, है ना। बताइए क्या बताते हो। मैं बता देता हूँ ना बेटा। तो यदि मैं कहूँ बेटा भारत की जनसंख्या जो है, रखना बेटा, भारत की जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर प्रभाव पूछ रहा है ना। अगर महिलाओं का जो साक्षरता परसेंट है वो कितना हो जाए? 100% हो जाए तो जनसंख्या की वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो सीधा सीधा आंसर है, आप लगाओ। आपने क्या अनुमान लगाया होगा? मैं ही क्लियर कर देता हूं प्रश्न का आंसर। सीधी सीधी बात है बेटा, है ना। अगर महिलाओं का साक्षरता परसेंट कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, है ना। तो जनसंख्या का आकार बोलो घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, क्योंकि जब शिक्षित महिला सामने निकल कर आएगी। समझ में आ गया? क्योंकि महिलाओं का साक्षरता परसेंट कितना हो गया? 100%। कितना हो गया? 100%। और याद रखना बेटा कि जो एजुकेटेड महिलाएं होती हैं, जो कहीं तो शिक्षित महिलाएं होती हैं, लगभग समझ आगे बेटा, वो क्या करते हैं बेटा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भलीभांति क्या होती हैं? परिचित होती हैं। तो इसका मतलब सीमित जो आपकी जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, समझ में आ गया, जो आपकी शिक्षित महिलाएं हैं, समझ में आ गया, जब उनके अंदर साक्षरता का परसेंट भी कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो याद रखना बेटा क्या होगा फिर? वो अपने कहीं तो बेटा परिवार के आकार को कैसा रखने पर बल देती हैं? सीमित रखने पर क्या देती हैं? बल देती हैं। परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम को क्या करती हैं? अपनाती हैं। समझ में आ गया? जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी जो क्या हैं कारगर उपाय हैं उनको क्या करती हैं? अपनाने पर बल देती हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है, अगर महिलाओं में साक्षरता परसेंट कितना हो जाए? 100% हो जाए। समझ में आ गया? तो जनसंख्या की वृद्धि जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जनसंख्या की वृद्धि दर जो है कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड महिलाओं की सोच, या एजुकेटेड, मैं तो कह रहा हूं महिलाएं, लेकिन शिक्षित पुरुष, समझ में आ गया, इनका भी क्या मनोशैली होती है कि हम दो और हमारे दो। लेकिन कब? पूर्णतः जब वो कैसे पाए जाते हैं? शिक्षित पाए जाते हैं। समझ में आ गया? पूर्णतः जब, समझ में आ गया, महिला की बात कर रहा हूं यहां तो प्रश्न के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया। लेकिन पुरुष भी अगर पूर्णतः कैसे हैं? शिक्षित हैं, तो याद रखना बेटा परिवार का आकार जो है कैसा पाया जाता है? सीमित पाया जाता है। ये लोग परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रमों को अपनाने पर क्या करते हैं? बल देते हैं। समझ में आ गया? या कहें तो बेटा कौन सी प्रेरणा को जो है अपनाकर चलते हैं? छोटे परिवार अपनाने की जो प्रेरणा है उसको ये अपनाकर चलते हैं। तो इसका मतलब महिलाओं का साक्षरता परसेंट जब कैसा हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो आंसर एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से ही मैं आपको यहां लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो लिख देना, अगर महिलाओं का साक्षरता परसेंट कितना हो जाए? 100% हो जाए तो याद रखना जनसंख्या की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको सीधा सीधा लिख देना है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिख रहा हूं मैं भी और आप भी लिख देना ना। तो लिख देना बेटा जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जाएगी। जनसंख्या की वृद्धि दर जो है कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां तक उतार देना, जनसंख्या की वृद्धि दर जो है कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा बेटा, उसके बाद अगला प्रश्न बना रहा हूं मैं आपको। वर्ष 1951 की जनगणना, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व बताइए। भारत का जनघनत्व बताइए। देखिए बेटा, है ना, तो 1951 की जब जनगणना हुई भारत के अंदर, है ना, तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था? ठीक है, जो कि मैंने आपको इधर देखना बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। 2001 में भारत का जनघनत्व कितना था? 324
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद होगा आपको, है ना, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यही भारत का जनघनत्व जो है कब 2011 में बढ़कर, ठीक है ना, 2011 में बढ़कर कितना हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब 2001 में कितना था भारत का जनघनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यही जनघनत्व जो है आगे बढ़कर कितना हो गया 382 आ जाएगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ बेटा कि वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का बराबर क्या बतलाइए, जनघनत्व बतलाइए। 1951 की जनगणना के अनुसार लिख दो आंसर, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व जो है लिख देना बेटा 117, कितना लिखना है बेटा 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिख देता हूँ मैं भी आपको, है ना, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उतार दो यहाँ तक, ठीक है। तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व जो है कितना है बेटा, कितना है 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये दोनों आंकड़े मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में पहले ही जारी कर दिए हैं कि 2001 में भारत का जनघनत्व कितना था, भारत का 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, समझ में आ गया। और यही भारत का जनघनत्व 2011 में बढ़कर कितना हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लिखना बेटा, भारत सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता, कौशल विकास एवं उद्यमिता, है ना, के लिए नीति कब अपनाई गई, के लिए नीति कब अपनाई गई, यहाँ तक बता दो प्रश्न को। क्या प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा कौशल विकास और काय के लिए, उद्यमिता के लिए नीति कब अपनाई गई। समझ में आ गया? आपने राष्ट्रीय युवा नीति पढ़ा होगा, पढ़ लिया ना कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति NYP बताया था ना आपको, को कब अपनाया गया, फरवरी 2014। उसका तो मैंने आंसर पहले ही बता दिया आपको, बता दिया। लेकिन यहाँ क्या है कि भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए नीति, समझ में आ गया, कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए नीति कब अपनाई गई, तो लिख देना वर्ष 2015 में, आंसर भी लिख देना आप, ठीक है ना, वर्ष 2015 में। तो सीधा सीधा प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए नीति कब अपनाई गई, 2015 में। कब अपनाई गई, 2015 में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न लिखना, छोटे छोटे प्रश्न है, लिख देना ना, लिखना अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बताइए। और सीधा ही लिख रहा हूँ मैं भी आंसर को आपको यहाँ पे, है ना, 1.64%। और मोस्ट कर देना प्रश्न को क्या कर देना, मोस्ट कर देना। क्या बनाया प्रश्न कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बतलाइए। भारत की जनसंख्या की कौन सी वृद्धि दर, अंडरलाइन कर देना यहाँ पे भी, है ना। तो भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बतलाइए, ये निकालना है आपको हर हाल में। क्या 1.64% ये निकालना आपको, निकालिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्रम में आगे चलते हैं बेटा, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लेना बेटा, है ना, क्या लिख लिया कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बतलाइए, कितनी हो जाएगी बेटा, 1.64% हो गया। अच्छा बेटा, इसके बाद देखना अगला प्रश्न क्या बनाना है, मैं बना रहा हूँ, आप लिखना बेटा, है ना, क्या लिखना, भारत की जनसंख्या को काय की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से बनाना प्रश्न, है ना। तो भारत की जनसंख्या को काय की दृष्टि से बेटा, वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, भारत की जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से, है ना बेटा, काय की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए मैं बना देता हूं प्रश्न आपको, भारत की जनसंख्या को वितरण
की दृष्टि से कितने वितरण की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? ये लो साहब, ठीक है। तो देखिए बेटा, वितरण की दृष्टि से, काय की दृष्टि से? वितरण की दृष्टि से, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न है, भारत की जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला सुनना, नाम, उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा सुनना, प्रायद्वीपीय भारत, समझ में आ गया। और तीसरा सुनिएगा बेटा, इसका नाम पड़ जाएगा पर्वतीय क्षेत्र या कहें तो मरुस्थलीय क्षेत्र, समझ में आ गया। ये जो है आपको 3 क्या निकालने हैं? वर्ग निकालने हैं। देखना बेटा, 3 वर्ग कौन कौन से हैं? हालांकि मैं हमारी क्लास में यहाँ साइड में आप देख पा रहे होंगे मानचित्र टंगा हुआ है ना। ये वाला मानचित्र आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मानचित्र जो है खुद अपनी तरफ से बनाते हुए यहाँ पे बेटा आपको इस प्रश्न को जो है बहुत थोड़ा और इजी तरीके से आपको समझाने का क्या करूँगा? प्रयास करूँगा। आप सभी अपना ध्यान जो है ब्लैक बोर्ड की ओर बनाए रखें बेटा ना। थोड़ा मुझे यहाँ मानचित्र बनाने में समय लगेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ना बेटा। आप देखिए आगे, आपको मानचित्र मैंने आपको बना दिया है थोड़ा सा समझाने के लिए ना, ज़रूरी होता है कि ये लो साहब, भारत की जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? छोटा सा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है और उसका सीधा ही आंसर है, समझ में आ गया। ध्यान देंगे तो आपको ये प्रश्न एक बार में ही आपके माइंड में इस प्रश्न का आंसर जो है छप जाएगा। समझना है आपको आंसर, ठीक है ना। देखिए बेटा, तो भारत की जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से मैं यहाँ कह देता हूँ आपको, निकाल देना बेटा 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में बेटा? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। निकाल दिया मैंने आपको ना, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला निकालता हूँ मैं आपको, है ना, यहाँ से। ए, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये लो साहब, ठीक है। बी पॉइंट बराबर निकाल देना प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग निकाल दिया। इसके अलावा सी निकालेंगे अपन, है ना। सी निकालेंगे तो यहाँ निकाल देना बेटा, आप आ जाएगा आपका पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय एवं निकाल देना बेटा मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र। ये लो साहब, 3 आ गए, है ना। अब ये 3 क्या हैं? आपको लगभग समझ में आ जाना चाहिए प्रश्न का आंसर, है ना। कि 11वीं क्लास के अंदर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि भारत को भौतिक विभागों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। भारत को भौतिक भागों की दृष्टि से, है ना। तो कहने का मतलब कि भारत का भौतिक स्वरूप जो है सर्वत्र कैसा नहीं है? समान नहीं है ना। उच्चावच या कहें तो धरातल की बनावट या धरातल का स्वरूप कैसा है? असमान है। क्यों है? क्योंकि देखना बेटा, है ना, क्योंकि भौतिक दृष्टि से भारत को लगभग कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, आप सुनना ना। यहाँ से जो देखना बेटा, उत्तर पूर्व में भारत के अंदर जो एक याद रखना नवीनतम मोड़दार बलित पर्वतमाला फैली हुई है, जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला, समझ में आ गया, जो कि नवीनतम पर्वतमाला का उदाहरण मानी जाती है। ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति में, है ना। कैसी आकृति में? ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति में यहाँ फैली हुई है, समझ में आ गया, जिसको कहा जाता है हिमालय पर्वतमाला। पहला। आगे बेटा दूसरा निकालिए। यहाँ राजस्थान जो है, राजस्थान में विशेषतः यहाँ पश्चिमी राजस्थान में याद रखना बेटा, भारत का दूसरा भौतिक भाग निकल के आता है थार का मरुस्थल। कौन सा आ जाता है बेटा? थार का मरुस्थल। यहाँ हिमालय पर्वतमाला की यहाँ इधर बात करें तो आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ नीचे आएंगे कर्क रेखा से नीचे तो याद रखना आ जाता है बेटा भारत का चौथा भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत। आ गया। ये दो इधर देखो बेटा, ये इधर से तो निकल के आएगा पश्चिमी तट, आ गया, और इधर से निकल के आएगा पूर्वी तट, आ गया, कोई दिक्कत। और दोनों को मिला करके किन कौन कौन से दोनों को मिला करके? पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों को मिला करके बन जाएगा आपका क्या बेटा? तटीय मैदान। कौन सा बन गया? भारत का भाग 5वां बन गया। और इधर देखिए 6वां निकाल रहा हूं मैं आपको, बना अरब सागर। भारत के इधर पश्चिम में अरब सागर आ गया, और अरब सागर में छोटे छोटे पाए जाते हैं द्वीप, जिनको कहा जाता है लक्षद्वीप, आ गया। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। कोई दिक्कत बेटा? आगे चलिए। ऐसे ही इधर
बंगाल की खाड़ी, इधर 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 आना बेटा, इधर आना, भारत के मानचित्र में इधर की साइड आ गए, तो पूर्व की ओर पाई जाती है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में भी याद रखना बेटा छोटे छोटे पाए जाते हैं द्वीप, जिनको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि बहुत सारे द्वीप जो है पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो छठवां भौतिक स्वरूप बनेगा उसका नाम अपन क्या देंगे, द्वीप समूह मालाएं। क्या देंगे बेटा, द्वीप समूह मालाएं। अब आप सुनिएगा बेटा, है ना, जब भारत का धरातल ही क्या नहीं है, बोलो, समान नहीं है, तो याद रखना बेटा जब धरातल ही समान नहीं है तो भारत में याद रखना बेटा जनसंख्या का वितरण भी कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। समझ में आ गया? वितरण का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या कहीं तो सघन पाई जाती है, कहीं मध्यम आकार में पाई जाती है और कहीं विरल जनसंख्या पाई जाती है। विरल का मतलब बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत थोड़ी है। तो याद रखना बेटा भारत के जब भौतिक भागों की बात करता हूं तो यहां देखना बेटा जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से भारत को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में से पहला निकालिए आप उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा आ गया? उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर के विशाल मैदान में आपको थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है कि लिखना बेटा यहाँ लगभग, यानी कि यहाँ कहाँ, उत्तर के विशाल मैदान में यहाँ लगभग 52 करोड़ जनसंख्या, है ना। यहाँ लगभग कितनी बेटा? 52 करोड़ जनसंख्या, 52 करोड़ जनसंख्या, या कहें तो ये जरूर रखना ना कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना भाग, 42.7% भाग निकालते ना बेटा कहाँ निवास करता है? उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान में जो है बेटा क्या करता है, निवास करता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ मैं आपको ना कि उत्तर का विशाल मैदान आ गया। और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में आपने क्या निकाला बेटा कि भारत का यही भौतिक भाग एकमात्र ऐसा भौतिक भाग है जो कि कहें तो बेटा कैसा बसा हुआ है, सर्वाधिक सघन बसा हुआ है। समझ में आ गया? ये रहा उत्तर का विशाल मैदान, जिसके बारे में मैं अगर आपको बात करूं तो नोटिस भी करना, माइंड में भी नोटिस करना, और जो चीज़ मैं आपको उत्तर के विशाल मैदान के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ इनको अपनी नोटबुक में भी क्या करना बेटा, नोटिस करना कि उत्तर का विशाल मैदान जो है क्यों सघन बसा हुआ है। समझ में आ गया? अगर जैसे मैं आपको खुद ही यूँ कह दूँ कि बेटा उत्तर का विशाल मैदान सघन क्यों बसा हुआ है तो उसका कारण भी आपको आना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा उत्तर का विशाल मैदान जो है यहाँ याद रखना बेटा भारत की लगभग कितनी, 52 करोड़, कितनी बेटा, लगभग भारत की 52 करोड़ जनसंख्या, ये तो है करोड़ों में। समझ में आ गया? अगर बात करें भारत की कुल जनसंख्या का कितना, ये भी परसेंट निकालना, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 42.7% भाग जो है भारत की, याद रखना बेटा कौन से भाग में, उत्तर के विशाल मैदानी भाग में क्या करता है, निवास करता है। ये रहा देखो बेटा, है ना, ये तो हो जाती है हिमालय पर्वतमाला, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में हो जाता है थार का मरुस्थल, और ये हो जाता है बेटा आपका, यहाँ निकालते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान यही है। समझ में आ गया? और यहाँ नीचे निकालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की ओर जाते हैं तो ये हो जाता है बेटा आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग। कौन सा हो जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और इधर देखना बेटा ये पश्चिमी तट है, और ये आपका कौन सा है इधर, ये वाला कौन सा है आपका इधर, पूर्वी घाट या पूर्वी तट, और ये कौन सा है, पश्चिमी तट। दोनों हो गए, है ना। तो देखिए पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों को मिला करके, समझ में आ गया, दोनों को मिला करके मैं जो नाम दूंगा यहाँ पे बन जाएगा तटीय मैदान। कौन सा बन जाएगा बेटा? तटीय मैदान। ठीक है। और इधर देखना बेटा अरब सागर में भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है बेटा? लक्षद्वीप कहा जाता है। समझ में आ गया? निकाल दो आप, है ना, लक्षद्वीप। और ऐसे ही इधर बंगाल की खाड़ी में, है ना, और बंगाल की खाड़ी में भी याद रखना बेटा छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, उनको भी निकाल देना बेटा। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार, इन्हें क्या कहा जाता है? द्वीप समूह कहा जाता है, द्वीप समूह कहा जाता है। निकाल दी मैंने आपको, है ना। ये लो साहब आ गया। तो भारत के भौतिक भाग आ गए 6। ये तो हो गया आपका पहला ये हो गया आपका हिमालय पर्वतमाला। कौन सा हो गया बेटा? हिमालय पर्वतमाला। ठीक है जी। इसके बाद में दूसरा इधर मैंने आपको राजस्थान में निकाला था, यहाँ, है ना, राजस्थान के इधर पश्चिम में आ गया बेटा। और पश्चिम में निकाले तो भारत का महान मरुस्थल थार का मरुस्थल। कौन सा आ गया? थार का मरुस्थल दूसरा हो गया। इधर देखिए बेटा ये, है ना, किस किस के बीच में,
हिमालय पर्वतमाला और काय के बीच में, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बीच में याद रखना बेटा क्या काय की स्थिति पाई जाती है, उत्तर के विशाल मैदान की जो है क्या पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है। और उत्तर का विशाल मैदान सघन क्यों बसा हुआ है उसका कारण सुन लेना, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही याद रखना बेटा यही वही मैदान है जो कि याद रखना बेटा गंगा यमुना या कहें तो बेटा सतलज है ना, या कहें तो बेटा नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई, समझ में आ गया, नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई है ना बेटा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई कौन सी मृदा, कांप मृदा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई कांप मृदा, या नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई कांप को ही कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा के द्वारा जो है क्या है बेटा बना हुआ होता है कौन सा मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। सबसे पहली बात यहीं से स्टार्ट करना, समझ में आ गया कहाँ से, कि उत्तर का विशाल मैदान जो है याद रखना बेटा नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई कांप मृदा, या कहें तो बेटा कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा के द्वारा बना हुआ है, जो कि भारत के अंदर इसको क्या माना जाता है, अत्यंत उपजाऊ मृदा माना जाता है। समझ में आ गया, कौन सी मृदा को, कांप मृदा को, जलोढ़ मृदा को अत्यंत उपजाऊ मृदा माना जाता है। अच्छा सा बेटा आगे देखना, पॉइंट बनाना आप आ गया ना, क्या बनाओगे कि उत्तर का विशाल मैदान जब याद रखना बेटा कांप मृदा के द्वारा बना हुआ है या कहें तो बेटा जलोढ़ मृदा के द्वारा बना हुआ है, तो याद रखना बेटा अगला दूसरा पॉइंट आपको क्या बनाना है कि कांप मृदा के द्वारा बने हुए मैदान है ना, या जलोढ़ मृदा के द्वारा बने हुए मैदान पूर्णतः उपजाऊ होते हैं और साथ में कैसे होते हैं, समतल होते हैं। दूसरी बात समझ में आ गया, कैसे होते हैं, समतल होते हैं। और जब समतल होते हैं, उत्तर का विशाल मैदान जब कहें तो धरातल कैसा है, समतल है, तो याद रखना बेटा यहाँ सर्वाधिक कहें तो बेटा परिवहन के मार्गों का, किसका बेटा, परिवहन के मार्गों का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। आ गया, परिवहन के मार्गों का जाल के साथ साथ यहाँ चौथी बात निकालना, क्या निकालोगे कि उत्तर के विशाल मैदानी भाग में यहाँ आ जाता है, तो उत्तर के विशाल मैदानी भाग में आपको चौथी बात ये निकालनी है बेटा कि यहाँ नहरों का, किसका बेटा, नहरों का भी सघनतम क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। तीव्र औद्योगिक विकास भी पाया जाता है, खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि पाई जाती है, चारागाह फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि पाई जाती है। समझ में आ गया, तो ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि याद रखना बेटा भारत का कौन सा भाग, भारत का उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है याद रखना कैसा पाया जाता है बेटा, सघन जनसंख्या बसाव के अंदर पाया जाता है, या कहें तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर के विशाल मैदानी भाग में ही क्या करती है, निवास करती है। आगे समझ में, तो उत्तर का विशाल मैदानी भाग पहला आ गया, उत्तर के विशाल मैदानी भाग जहां याद रखना बेटा भारत की 52 करोड़ जनसंख्या और कहें तो बेटा भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना 42.7% भाग जो है अकेले मात्र कहाँ निवास करता है, उत्तर के विशाल मैदानी भाग में निवास करता है। बता लिया होगा आपने है ना। अगला देखिए बेटा, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग आ गया, कौन सा भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान के जस्ट नीचे आ गया, जिसकी आकृति लगभग कैसी पाई जाती है, त्रिभुजाकार पाई जाती है ना बेटा। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में निकालना बेटा कि लिखना यहाँ, या कहें तो बेटा प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, यहाँ पठारी भाग में भारत की लगभग 27.3 कितने बेटा 27.3% जनसंख्या जो है क्या करती है, निवास करती है, यानी कि मध्यम जनसंख्या आ जाएगी। अब सघन जनसंख्या तो कहाँ निवास करती है, उत्तर के विशाल मैदान में, उसके बाद में मध्यम जनसंख्या कहाँ, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, यहाँ पे आ गया, और सबसे कम जनसंख्या, या कहूँ तो बेटा सबसे कम जनसंख्या मतलब भारत के अंदर विरल जनसंख्या अधिकांशतः भारत के कौन से भौतिक भागों में जो है पाई जाती है, तो याद रखना पर्वतीय क्षेत्र। समझ में आ गया, पर्वतीय क्षेत्र का मतलब चाहे वो अरावली पर्वत है, समझ में आ गया, चाहे वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो सतपुड़ा है, चाहे वो विंध्याचल पर्वतमाला है, चाहे वो अन्नामलाई है, चाहे वो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, समझ में आ गया, कोई भी हो, समझ में आ गया। तो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जहाँ अधिकांशतः पाए जाते हैं वहाँ भारत के अंदर याद रखना बेटा विरल जनसंख्या है ना, कहीं तो कम जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा एक और भाग मैंने आपको यहाँ निकाला हुआ है क्या, कि मरुस्थलीय क्षेत्र, क्या आ गया बेटा, मरुस्थलीय क्षेत्र, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी याद रखना बेटा भारत के अंतर्गत कैसी जनसंख्या पाई जाती है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ कहें तो बेटा है ना पर्वतीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में, समझ में आ गया, मानव जीवन के लिए जितनी भी उपयोगी सुविधा क्या होती है बेटा, सुविधाएं होती हैं। समझ में आ गया, मानव जीवन के लिए जितनी भी आवश्यकताओं की जो सुविधाएं होती हैं या चीज़ें होती हैं उनका याद रखना बेटा इन पर्वतीय क्षेत्रों में और कहाँ पे बेटा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में याद रखना बेटा मानव के लिए जितने भी प्रकार की आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती हैं उनका अभाव पाया जाता है। कहें तो परिवहन की सुविधाओं का यहाँ अभाव पाया जाता है, पेयजल की सुविधाओं का यहाँ अभाव पाया
जाता है, संचार की सुविधाओं का भी यहाँ अभाव पाया जाता है। समझ में आ गया, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का यहाँ अभाव पाया जाता है। समझ में आ गया, परिवहन की सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। समझ में आ गया, रोजगार की सुविधाओं का भी यहाँ अभाव पाया जाता है। तो इसका मतलब पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्रों में याद रखना बेटा, भारत के अंदर कैसी जनसंख्या पाई जाती है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना कि उत्तर का विशाल मैदान जो कि याद रखना कैसा बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग मध्यम आकार में बसा हुआ है, मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। जबकि बात करें पर्वतीय और कौन से क्षेत्रों की, मरुस्थलीय क्षेत्रों की, तो याद रखना भारत के इन कौन कौन से भागों में, पर्वतीय भागों में और मरुस्थलीय भागों में भारत के अंदर याद रखना बेटा विरल जनसंख्या पाई जाती है। बोलो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये बन जाता है प्रश्न आपका, भारत की जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। उत्तर का विशाल मैदान जहां लगभग भारत की 52 करोड़ जनसंख्या, यानी कि कहें तो बेटा भारत की कुल जनसंख्या का कितना 42.7% भाग जो है उत्तर के विशाल मैदानी भाग में पाया जाता है। दूसरी बात करें भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जहां याद रखना बेटा भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना 27.3, ऐड जरूर कर देना ये, है ना। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना 27.3% भाग जो है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में क्या करता है, निवास करता है। और बात आती है लास्ट में इसकी, किसकी, के पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसमें लिख देना बेटा इन क्षेत्रों में, लिख देना आप, है ना, इन क्षेत्रों में भारत में, इन क्षेत्रों में भारत में विरल जनसंख्या, कैसी जनसंख्या बेटा, विरल जनसंख्या पाई जाती है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये लो साहब, और क्यों पाई जाती है विरल, उसका मैंने आपको कारण बता दिया। समझ में आ गया। पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ऊबड़ खाबड़ धरातल पाया जाता है, कठोर या चट्टानी धरातल पाया जाता है, धरातल भी ऊबड़ खाबड़ होता है। समझ में आ गया। मरुस्थलीय क्षेत्र, थार का मरुस्थल, जो मैं कहें तो बेटा मरुस्थलीय क्षेत्रों की जब बात आती है तो थार का मरुस्थल आपके दिमाग में जो आ जाना चाहिए। समझ में आ गया। रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तापमान अधिक पाया जाता है। मानव के लिए जितनी भी आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती हैं उनका भी इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है बेटा, अभाव पाया जाता है। इसलिए पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न जरूर याद रखना, क्या कि उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है, समझ में आ गया, उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है ये भारत के अंदर कैसा बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है। उसके क्या क्या कारण मैंने आपको बताए थे, वैसे बताए थे, है ना, टोटल बोल के बताए थे, मैंने आपको बताए थे। तो उनको भी एक अलग प्रश्न बना करके आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना कि उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है कैसा बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है। क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। ये प्रश्न मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ और इस प्रश्न का आंसर भी आपको खुद को लिखना है, जो कि मैंने आपको वैसे बता दिया है, मुँह ज़बानी बोलकर बता दिया है। आपने वीडियो देखा होगा भी थोड़ी देर पहले, है ना, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि कांप मृदा के द्वारा बना हुआ है, और कांप मृदा का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई होती है। समझ में आ गया। कांप मृदा का लगातार क्या होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है। बता दिया ना, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा, मृदा की परतों का लगातार क्या होता रहता है बेटा, नवीनीकरण होता रहता है। अगली बात निकालो तो कांप मृदा के द्वारा बने हुए जो याद रखना बेटा जो भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, समतल होते हैं। समझ में आ गया। समतल होने के कारण यहाँ परिवहन के मार्गों का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। समतल होने के कारण ही यहाँ कौन से भाग में, उत्तर के विशाल मैदानी भाग में कहूँ तो बेटा नहरों का भी सघनतम जाल पाया जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गया। इसके अलावा तीव्र औद्योगिक विकास पाया जाता है कहाँ, उत्तर के विशाल मैदानी भाग में, है ना। चारागाह वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, कहें तो खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। कोई दिक्कत आ रही है, समझ में आ गया। तो परिवहन के मार्गों का भी सघन जाल पाया जाता है। इसीलिए याद रखना बेटा उत्तर का विशाल मैदानी भाग जहां भारत की लगभग 52 करोड़ जनसंख्या, है ना, कहें तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना 42.7% जनसंख्या जो है अकेली मात्र कहाँ निवास करती है, उत्तर के विशाल मैदानी भाग में निवास करती है। क्यों? क्योंकि यह मैदानी भाग जो है गंगा, यमुना या कहें तो बेटा सतलज, इन नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई उपजाऊ कांप मृदा के द्वारा इसका क्या पाया जाता है बेटा, निर्माण पाया जाता है। या कहें तो यह मैदान जो है इन मृदाओं द्वारा क्या होता है, जमाव से बना हुआ होता है। समझ में आ गया। कौन सी मृदा के जमाव से बना हुआ होता है, कांप मृदा के जमाव से, या कहें तो जलोढ़ मृदा के जमाव से बना हुआ होता है। तो लास्ट में निष्कर्ष में हमने क्या निकाला बेटा, कि कहें तो बेटा भारत की जो यार ना जनसंख्या है, समझ में आ गया, इसको वितरण की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा निकालें तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और तीसरा निकालें तो बन जाता है बेटा आपका, निकाल देना लास्ट में ना, कौन कौन से भाग, एक तो पर्वतीय भाग और एक मरुस्थलीय क्षेत्र। समझ में आ गया। जनसंख्या का वितरण भी सीधा सीधा बात करें तो ऐसा याद रखना बेटा, कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ बेटा
घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर पढ़ भी रहे होंगे। आपको जो जो क्लासें यहाँ से पढ़ाई जा रही हैं बेटा, जैसे जैसे आपको टॉपिक आगे बढ़ाया जा रहा है, आप घर पर बैठ करके सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे, है ना। लेकिन पढ़ना ना भूलें। जो भी चीज़ के आपने टॉपिक बनाए हुए हैं कॉपी के अंदर, जो भी आपने नोटबुक के अंदर जो भी आपने उतारा हुआ शुरू से अब तक रिवाइज करते रहें कंटिन्यू। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो आप बाई कमेंट जो है लिखें बेटा, है ना। और आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। समझ में आ गया? कैसी भी समस्या हो ज्योग्राफी के अंदर नहीं आने दूंगा। आप अगर साथ दोगे मेरा, पढ़ने वाले, विशेषतः पढ़ने वाले बच्चों से कह रहा हूँ, जो टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं हमारे पास में, समझ में आ गया, उन बच्चों से विशेषतः मेरा कहना है आप ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो आप बाई कमेंट कहें, मैं सॉल्व करूंगा। समझ में आ गया? जितना प्रयास होगा उतना आपके लिए बेस्ट देने का प्रयास करूंगा आपको मैं। समझ में आ गया बेटा? इन्हीं उम्मीदों के साथ बेटा, ठीक है बेटा, चलता हूं मैं। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए हाजिर होता हूं। टेक केयर, बाय बाय।